हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यू पेपर के पैडागोजी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि दिसंबर 2019 के पेपर 2 के पैडागोजी क्वेश्चंस, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। सो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का है एंड मैं ऑलरेडी कई सारी सीरीज आपके साथ कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं पैडागोजी के 15 क्वेश्चंस, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theorem of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical of dash stage. कि जो नूर नाम की गर्ल है वो अपना लंच लाना भूल गई है, तो वो तान्या से कह रही है कि तुम मुझे अपना टिफिन शेयर करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल अपना टिफिन शेयर करा था, तो आज तुम मुझे करो। लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल लॉ या ऑर्डर, रूल वगैरह की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। ओबिडेंस है प्री कन्वेंशनल, आज्ञा ओबिडेंट करना किसी चीज का, तो उस चीज की बात नहीं करी जा रही, उस चीज की बात भी नहीं करी जा रही। बीइंग नाइस है कन्वेंशनल, कि नाइस रहना किसी के प्रति, एंड कन्वेंशनल, तो इसमें नाइस तो हमें नहीं दिख रहा ना कि वो उसके प्रति नाइस है, वो तो एक तरह से बदले में कुछ ले रही है उससे, कि मैंने तुम्हारा के साथ शेयर करा था, तो नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी टर्न है, तुम मेरे साथ शेयर करो लंच। तो बीइंग नाइस भी नहीं होगा। जो लास्ट है एक्सचेंज कन्वेंशनल, ये करेक्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है कि मैं नूर ने शेयर करा था, तो नाउ अब तान्या को भी शेयर करना पड़ेगा, तो ये एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू मोरल कॉलबर्ग्स थ्योरी जो मोरल डेवलपमेंट की है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सचेंज ओरिएंटेशन टिपिकल एट कन्वेंशनल स्टेज। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। नाउ अब हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred as। वाइडली ये बिलीफ रख किए गए हैं कि करेक्टरिस्टिक्स बना दी गई है हर एक सेक्सेस की सोसाइटी में, जेंडर एक तरह से बॉय गर्ल की, तो ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर रोल्स है, जेंडर आइडेंटिटी है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। तो ये जो है ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि बना रखा है मनगढ़ंत में कि अगर ये बॉय है तो इसे ब्लू कलर पसंद होगा, या इसे कार पसंद होगी टॉयज में, गर्ल है तो उसे डॉल पसंद होगी या किचन सेट पसंद होगा। ये सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है सोसाइटी की, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डिफरेंट सेक्सेस के सोसाइटी में बना दिए गए हैं अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। Next, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because recently देखा जा रहा है efforts लिए जा रहे हैं कि जो stories है ना उसमें फादर को हाउसहोल्ड वर्क्स में दिखाया गया है एंड मदर्स को एडवेंचर एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है। तो ये जो चेंज आया है वो क्यों आया है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज करेक्ट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसके आप अपने मार्क्स लिखते जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है एंड कितने रॉन्ग है। एंड दी एंड में आप मुझे बताएंगे कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में। सो अब आप सब कर चुके होंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है मैं बताती हूँ। कभी भी हम जेंडर बायसनेस को और बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। ये चीज जेंडर बायसनेस को बढ़ावा नहीं दे रही, एंकरेज नहीं कर रही, ना ही इंक्रीज कर रही है।
ये क्या कर रही है, एलिमिनेट कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइप को, कि उसको हटा रही है। जो जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना दी है ना सोसाइटी ने, सबके बच्चों के मन में भी वही क्रिएट हो रही है, उसको हटाने के लिए ये चीज स्टोरीज में चेंज की गई है, ताकि बच्चे ये समझ सके कि जितना वर्क मदर करती है वही वर्क फादर भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है अगर हाउस होल्ड वर्क है तो उसमें मदर ही दिखाई जाए, उसमें हम फादर दिखा के चेंज क्रिएट कर सकते हैं कि कोई स्टीरियोटाइप थिंकिंग को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको एलिमिनेट करना है ताकि बच्चों के माइंड से भी ये चीज हट सके। नेक्स्ट योर फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, व्हेन adults adjust the support to extend the child's current level of performance, it is called। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग जब एडल्ट्स एडजस्ट करते हैं ताकि चाइल्ड की करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ा किया जाए और डेवलप किया जाए, उसे क्या कहेंगे? डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग या इनर सब्जेक्टिविटी। अब एक बड़ा पर्सन एडजस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, स्कैफोल्ड कर रहे हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि ज़ेड में हम किसी एक पर्टिकुलर एम तक पहुंचने में उस बच्चे की मदद कर रहे हैं। आधा लेवल उसने खुद से सॉल्व कर लिया, देन हाफ पार्ट में हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो होता है ज़ेड। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ज़ेड में स्कैफोल्डिंग होगा करेक्ट आंसर, कि हम उसको करेक्ट कर रहे हैं ताकि उसकी जो करंट लेवल की परफॉर्मेंस है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट योर फिफ्थ वन इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, hypothetical deductive reasoning develops during। तो जीन पियाजेट की जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जीन पियाजेट की, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज में डेवलप होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी, तो ये जो रीजनिंग की कॉन्सेप्ट है ये चीज डेवलप कौन सी स्टेज में होती है? अगर आपको जीन पियाजेट की स्टेजेस याद नहीं है तो मैंने सारी स्टेजेस अच्छे से एक्सप्लेन करी है, मेरे चैनल पर भी वीडियो अपलोड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। तो जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स तक की होती है, इसमें तो बच्चा रीजनिंग वगैरह इतना डिटेल में अंदर जाके तो नहीं सोच पाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल तक की उम्र की, इसमें भी बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर पाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 तक की, गलत बोल दिया यहाँ पे मैंने, 7 से 11 तक की, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको करेक्ट रहे। ये होती है 0 से 2 ईयर्स तक की, 2 से 7 ईयर्स एंड 7 to 11 ईयर्स, एंड जो लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल होती है वो 11 से अबव होती है। 11 से अबव की जो एज होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। सो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होगी, इस वाली स्टेज में अच्छे से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डैश, it is important to understand the social processes and influence of the cultural context on children's thinking। किसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो सोशल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। बच्चे की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से भी बच्चे की चिल्ड्रन थिंकिंग को डेवलप करता है, उस पर भी अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो यहाँ पे जो थ्योरिस्ट के नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजेट, लेव वाइगॉट्स्की या एल्बर्ट बंडूरा। तो जैसा कि यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर की बात की जा रही है तो इससे हमारे माइंड में कौन सा नाम आता है? वाइगॉट्स्की का, क्योंकि वाइगॉट्स्की ही कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट जो इन्फ्लुएंस होती है सोशल एंड कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस होती है। बच्चा सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी से गेन करता है, तो लेव वाइगॉट्स्की इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, drawing implications from Piaget theory of cognitive developments, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should
ड्राइंग इम्प्लीकेशंस मतलब जो पियाजेट थ्योरी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं दैट्स को क्या करना चाहिए. डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए. प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स शो करनी चाहिए जिसमें रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस हो बच्चे खुद से सोचे और कई सारे और सॉल्यूशंस उसके निकाले. या यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स लिमिटेड मटेरियल या जो नीड है उसकी यूज जिस मटेरियल की नीड है उसी का यूज करना. रिलाइज सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस अकेले एक मेन मोटिव क्या हो सिलेबस को डन करना उसको प्रिस्क्राइब करना. तो अगर ड्राइंग इम्प्लीकेशन जो है पियाजेट थ्योरी की वो क्या है प्रेजेंट प्रॉब्लम डेट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस इस तरह की प्रॉब्लम प्रोवाइड कराना जिसमें बच्चा रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस को करे. नेक्स्ट 8th one is as per Howard Gardner theory of multiple intelligence what would be the characteristics of a person with logico mathematical intelligence. अगर कोई पर्सन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है जिसमें तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी क्या पहचान होगी. सेंसिटिविटी टू द साउंड्स रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स कि साउंड्स एंड रिदम्स के टूवर्ड्स काफी सेंसिटिव होगा अच्छे से पहचान होगी. एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ल्ड एक्यूरेटली कि विजुअली ध्यान से उस चीज को परसीव करना वर्ल्ड को एक्यूरेटली. एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस कि प्रोड्यूस कर सके अप्रिशिएट कर सके पिच को रिदम को एस्थेटिक क्वालिटी को म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस को. सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स एंड हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग कि ये सेंसिटिविटी हो कि कैपेसिटी हो डिटेक्ट कर सके पैटर्न को और ये जो रीजनिंग वाली चीज है उसको सॉल्व कर सके. अगर लॉजिक की बात है तो रीजनिंग की बात अपने आप ही आ जाती है. तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका डी वाला क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉजिको मैथमेटिकल की बात करी जा रही है इंटेलिजेंस में जिसमें हमारी रीजनिंग आ ही जाती है. द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसमें चिल्ड्रन डेवलप करता है हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज मोटिव्स जो उसे रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और काफी प्रोडक्टिव मेंबर बनाते हैं सोसाइटी का क्या कहेंगे उसे सोशलाइजेशन इंक्लूजन मेन स्ट्रीमिंग डिफ्रेंशिएशन. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोशलाइजेशन क्योंकि सोसाइटी में वो ये सब चीजें डेवलप कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन रहे सोसाइटी का तो सोशलाइजेशन कहा जाएगा. चलिए अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के जो रोल पे बताई गई है ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सी करेक्ट है जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को सही बता रही है इससे रिलेटेड है जो करेक्ट स्टेटमेंट है जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को सही इसका जो रोल है एक्सप्लेन कर रही है. द ओनली रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी कि जो एक रीजन है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वो हेरिडिटी है सिर्फ. एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिर्फ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है टोटली हमारी जो डेवलपमेंट होती है कि पर्सन की ह्यूमन की इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है. नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट ना ही हेरिडिटी ना ही एनवायरमेंट कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता ह्यूमन डेवलपमेंट को. हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले या दोनों ही दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स वे में. दोनों एक दूसरे को इंटर रिलेटेड होते हैं इंटरप्ले करते हैं. सो विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट. सो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये जो बोला जा रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी हमारे जो डिफरेंस है उस पर सिर्फ हेरिडिटी का फर्क होता है नो या सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं नो और या दोनों ही नहीं कुछ करते ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हम जब जी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी हेरिडिटी भी रोल प्ले कर रही है एनवायरमेंट भी प्ले कर रहा है. हम किसी एक को नहीं कह सकते कि सिर्फ एनवायरमेंट प्ले कर रहा है ज्यादा या हेरिडिटी.
बहुत प्ले, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बहुत इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों ही डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे को इंटरप्ले करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। नेक्स्ट, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होते हैं? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? नॉलेज बच्चे द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। नॉलेज इज रिसीव पैसिवली बाय द लर्नर, पैसिवली माने कि टीचर बोली जा रही है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, इस तरह से नॉलेज गेन की गई है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, मतलब जैसा समझाया गया है बच्चे को वैसे ही नॉलेज वो बता रहा है सबको एज इट इज, कुछ भी उसमें उसने अपने आप से सोच समझ के या अपने आप से नॉलेज को आगे गेन नहीं किया है। नॉलेज इज रिकॉर्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, कि नॉलेज वो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कि जैसा टीचर ने बच्चे को बताया वैसा ही बच्चा रिकॉल कर रहा है आफ्टर टीचर। तो क्या ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी बात सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो करेक्ट होगी वो क्या होगी? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि यहाँ पे बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है अपने आप में, टीचर कोई नहीं, वो खुद से कोशिश कर रहा है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या चीज इंक्लूड होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सिर्फ, समेटिव असेसमेंट होता है ओनली, या ना ही फॉर्मेटिव ना ही समेटिव असेसमेंट होता है, या बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, दोनों होते हैं, दोनों का यूज कई तरीके से किया जाता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूसली इवेलुएट कर रहे हैं बच्चों को, ओवरऑल इवेलुएट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट माने, और जिसे आप यूटी कहते हो या पीटी कहते हो, पीरियोडिक टेस्ट बोल लो, यूनिट टेस्ट बोल लो, वो आ गए आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड जो समेटिव असेसमेंट होता है वो SA1, जो फाइनल SA1 SA2 जो आप कहते हो वो वाले एग्जाम्स, तो दोनों ही कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं इवेल्युएशन में। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a student in your class has been told again and again from different sources that people from a social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be. आपकी क्लास में क्या एक स्टूडेंट है जिसे बोला जा रहा है बार बार पता चल रहा है कि जो जिस सोशल ग्रुप से वो आया है वो काफी पुअर है, और उस सोशल ग्रुप के बच्चे भी एकेडमिक्स में काफी पुअर रहते हैं। तो ये जो बात है बच्चे के माइंड में बैठ सी गई है, आपको उसे हटाना है कि उसके इसका जो इम्पैक्ट है स्टीरियोटाइप थिंकिंग का, कि इस ग्रुप के बच्चे अचीव ही नहीं कर सकते हैं, नंबर ज्यादा अच्छा एकेडमिक स्कोर ही नहीं कर सकते, तो आप कौन सी चीज एज अ टीचर आप क्या स्टेप लोगे? इग्नोर सच कंसर्न, इस चीज को आप इग्नोर करोगे। ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या कॉम्पिटिशन क्रिएट ऑर्गेनाइज करोगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, या उन बच्चों को ये सजेस्ट करोगे कि वो ये एकेडमिक छोड़कर कोई दूसरा कुछ ज्वाइन कर ले। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या आप बच्चे के सामने स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स शो करोगे रोल मॉडल्स के डिफरेंट सोशल ग्रुप से जो आए हुए हैं। तो आप एज अ टीचर आप क्या करोगे? ये चीज जो बच्चे में ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो सोसाइटी ने फैला दी है, उस चीज को हटाने के लिए आप क्या स्टेप लोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर कभी भी ऐसी चीज को इग्नोर नहीं करेगी बच्चे को, या वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा बच्चे के, ये थिंकिंग ऑफ नॉलेज तो नहीं डेवलप हो पाएगी जो बच्चे में कर दी है कि पुअर होते हैं एकेडमिक स्किल्स में, तो ये तो नहीं हो पाएगा। या आप सजेस्ट करोगे कि छोड़ना, एज अ टीचर आप कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि आपको ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, तो ये भी आप नहीं करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आप उसके सामने स्टोरी सुनाएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे उन रोल मॉडल्स की जो उसी सोशल ग्रुप से आए हैं, जिन्होंने काफी कुछ अचीव करा है, ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले एंड वो भी इस चीज को अचीव करने की कोशिश करे। उसके माइंड से ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी कि वो कभी अचीव ही नहीं कर सकता अच्छा एकेडमिक स्कोर, तो वो चीज आप हट सके कि वो उसमें भी टैलेंट है, उसके जैसे कई बच्चों ने या कई पर्सन्स ने, कई लोगों ने अचीव करी है काफी बड़ी बड़ी पोजीशन। तो इन स्टोरी से कहीं ना कहीं उस बच्चे को काफी मोटिवेशन मिलेगा।
नेक्स्ट वन इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, शो एन एटीट्यूड ऑफ pity and sympathy towards disabled learners, use labels such as handicapped child, retarded child to categorize children, pay attention to the only to the gifted and talented children. तो इंक्लूसिव क्लासरूम में एज अ टीचर आप क्या करोगे? क्या आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को अटेंशन दोगे जो टैलेंटेड है या गिफ्टेड है, या आप बच्चों को लेबल कर दोगे कि हैंडीकैप चाइल्ड है, रिटार्डेड चाइल्ड है, ऐसे कैटेगराइज करोगे, या एटीट्यूड शो करोगे, या सिंपैथी शो करोगे उन डिसेबल्ड बच्चों की तरफ, या आप ये बिलीव करोगे कि हर बच्चे में अपना पोटेंशियल है चीजों को सीखने का, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनकी अलग स्ट्रेंथ है हर बच्चे की. तो इंक्लूसिव क्लासरूम एक टीचर क्या करेगी? जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, बिकॉज टीचर कहीं ना कहीं यही बिलीव करती है हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी एबिलिटीज होती है, अपना लेवल होता है अचीव करने का. तो टीचर ये बिलीव करेगी हर बच्चा अपने तरीके से लर्न करता है, हर चीज को अचीव करता है. देन योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम. क्लासरूम में बच्चा इस तरह के साइंस शो कर रहा है: एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, या डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड. कि एंजाइटी हो रही है उसे रीडिंग करते समय, या डिफिकल्टी हो रही है वर्ड्स को पहचानने में, बोलने में, वोकैबुलरी स्किल बिल्कुल पुअर है, या अंडरस्टैंड करने में, रिमेम्बर करने में वर्ड्स को रीड करते समय डिफिकल्टी हो रही है. तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही है? ऑटिस्टिक स्टूडेंट है, या क्रिएटिव स्टूडेंट है, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, या स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट. तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई उसे रीडिंग प्रॉब्लम, वोकैबुलरी प्रॉब्लम, बोलने में काफी प्रॉब्लम आ रही है. तो अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आई होप जो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी. अगर ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आपको अपनी पता चल सके कि आप कितना पेडागोजी में डेवलप कर पा रहे हो. एंड अगर कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग बने हैं, रॉन्ग भी हुए हैं, तो उसको समझिए एंड उसके पॉइंट्स आप नोट आउट कर लीजिए, जो पॉइंट आपको माइंड में रिमेम्बर रखने चाहिए. सो आई होप आज का जितना भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा. तो आज की वीडियो हम यही पे एंड करते हैं. सो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.